नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मुंगेरी लाल जीएस के प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। चलिए चलते हैं आगे। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हम बात कर चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में। तो आप जानते हैं मुख्यतः 4 पद्धतियां अपनाई जाती है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के परंपरा में। सबसे पहली होती है वर्णानुक्रम पद्धति, फिर है कालानुक्रम पद्धति, फिर है वैज्ञानिक पद्धति और होती है फिर विधेयवादी पद्धति। और आप सभी जानते होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो साहित्य ग्रंथ लिखा है उसमें विधेयवादी पद्धति का इन्होंने क्या किया है, अनुसरण किया है। ठीक है। और आप जानते हैं विधेयवादी पद्धति के जनक कौन है? तेन महोदय, जिन्होंने 3 चीजों पर ध्यान दिया है, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तो आपको याद होगा कि आचार्य शुक्ल अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में क्या लिखते हैं कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्षण, जाति विशेष और वातावरण तीनों को उन्होंने क्या किया है, एकीकृत किया है। तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पद्धति। तो सबसे पहले पद्धति आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे, कौन सी है? वर्णानुक्रम पद्धति। अच्छा, एग्जाम में क्या पूछेगा कि वर्णानुक्रम पद्धति किसने अपनाई? तो यहाँ देखिए, सासी ने और सेंगर ने अपने ग्रंथ में क्या किया, वर्णानुक्रम पद्धतियों में पद्धति अपनाई। फिर है कालानुक्रम पद्धति, मतलब जन्म तिथि और जन्मकाल को आधार बनाया। किसने? ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने। ठीक है। और आप जानते हैं ग्रियर्सन ने ही क्या किया, काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया। ठीक है। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान छपा इनका, और उसी में इन्होंने काल विभाजन का प्रथम प्रयास किया। तो कालानुक्रम पद्धति अपनाया किसने? ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने। आप जानते हैं मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी साहित्य में काल विभाजन का प्रयास किया था। ठीक है। और 5 भागों में बांटा, हम आगे पढ़ेंगे अभी कुछ समय के बाद। फिर वैज्ञानिक पद्धति मतलब क्या होता है कि सभी हिंदी साहित्य इतिहासकारों को क्रमबद्ध व्यवस्थित तरीके से कर देना। ठीक है। और गणपति चंद्रगुप्त आपको इसके कुछ नजदीक देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आचार्य शुक्ल ने कौन सी पद्धति अपनाई, तो विधेयवादी पद्धति। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने। और इसमें कौन कौन सी बातें केंद्रीय बातें हैं कि तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति को केंद्र में रखा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये 4 लेखन पद्धति आप देख चुके हैं। आपको याद रखना है विधेयवादी पद्धति के जनक हैं तेन साहब। इसमें 3 चीजों पर ध्यान दिया, जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ओके, फिर अब आगे चलते हैं। देखिए आगे है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के लिए आधारभूत सामग्री, जो कच्चा माल है वो कौन कौन सा है। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहला है 84 वैष्णवण की वार्ता और 252 वैष्णवण की वार्ता। तो 84 वैष्णवण की वार्ता जो है और 252 वैष्णवण की वार्ता, दोनों के जो लेखक हैं वो कौन है? गोकुलनाथ है। ठीक है। लेकिन ये जो 84 वैष्णवण की वार्ता है, इसमें जो 84 है, इसमें 84 शिष्य हैं वल्लभ के। किसके शिष्य हैं? 84 वल्लभ के शिष्य हैं। ठीक है। और ये 252 यहाँ आपको दिख रहा है, 252 किसके शिष्य हैं? विट्ठल के। तो यहाँ देखिए, विट्ठल के 252 शिष्यों का वर्णन किया है किसमें? 252 वैष्णवण की वार्ता में। और दोनों के लेखक आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे, गोकुलनाथ हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, भक्तमाल किसकी कृति है? नाभादास। और 200 राम भक्तों का वर्णन इन्होंने किया है भक्तमाल में। फिर कालिदास हजारा लेखक हैं, कालिदास त्रिवेदी। और फिर है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसके संकलनकर्ता कौन है? गुरु अर्जुन देव। ठीक है। तो ये हो गए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की आधारभूत सामग्रियां। ठीक है। अब देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे काल विभाजन और नामकरण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि नामकरण का आधार क्या क्या होता है। ठीक है। तो कुछ स्पष्ट आधार आप देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ लेखकों का देखिएगा आधार, उन्होंने कौन सा आधार रखा है? ऐतिहासिक आधार पर लिखते हैं। जैसे आप देखते हैं हिंदी में क्या कहा जाता है? आदिकाल। तो ये कौन सा आधार हो गया? आदिकाल, मध्यकाल। ये सब किस आधार पर नामकरण है? ये सब ऐतिहासिक आधार पर नामकरण है। ठीक है। अब देखिए, शासक और उसके शासन के आधार पर, अभी आप ग्रियर्सन का काल विभाजन पढ़ेंगे, 11 भागों में उन्होंने विभक्त किया। और उनके कालखंड में आपको दिखेगा शासक का नाम, जैसे कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो उसका आधार क्या हो गया? शासन के आधार पर। फिर है राष्ट्रीय, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर, जैसे भक्ति काल, है कि नहीं। फिर देखिए, लोक नायक के आधार पर, जैसे आप पढ़ते हैं गांधी युग, नहीं पढ़ते हैं, चैतन्य युग, इस तरीके से। तो लोक नायक के आधार पर कौन सा हो गया? गांधी युग, इस तरीके से। ये सब क्या है? नामकरण के आधार हैं कि पूरे पूरे युग को, एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर युग का नामकरण कर दिया जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इस केंद्र के। फिर देखिए, साहित्यिक नेता के आधार पर आप स्पष्ट तौर पर जानते हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, नहीं जानते हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आप सबने पढ़ा है। तो इसका आधार क्या है? साहित्यिक नेता के आधार पर। अब साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर कैसे? जैसे छायावाद, साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भी नामकरण होता है, छायावाद। तो विभिन्न साहित्य इतिहासकारों ने
अलग अलग आधार पर हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों का क्या किया है, नामकरण किया। और स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि ये अलग अलग आधार हैं जिसके बेसिस पर हिंदी साहित्य के काल का नामकरण किया गया। ठीक है, जिसमें आप देखते हैं कि आदिकाल के बहुत सारे नाम अलग अलग कवियों ने, साहित्यकारों ने रखा और परीक्षाओं में, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए हम आते हैं काल विभाजन और नामकरण पर। तो सबसे पहला जो आप जानते हैं कि सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय किसको जाता है, गारसादा तासी को। और उसके बाद कौन आते हैं, शिव सिंह सेंगर। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दोनों की पद्धति क्या थी, वर्णानुक्रम पद्धति थी, मतलब पहला वर्ण के अनुसार से इन्होंने लेखक को सजा दिया। ठीक है, अब इसमें ना तो इन्होंने काल विभाजन का कोई प्रयास किया और ना ही नामकरण का प्रयास किया, तो ये दोनों तो पहले ही खत्म हो गए काल विभाजन और नामकरण में। अब शुरू होती है जर्नी हमारी कहाँ से, जॉर्ज ग्रियर्सन साहब से, क्योंकि इन्होंने क्या किया, काल क्रमानुसार हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट दिया। ठीक है, और कितने कालों में बांटा, 11 कालों में इन्होंने बांट दिया, और प्रत्येक अध्याय एक कालखंड में इन्होंने रखा, 11 में। ठीक है, लेकिन इसकी आलोचना क्या की जाती है, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव मिलता है। तो 11 कालखंडों में बांटा, इन्होंने कोई एक साहित्यिक प्रवृत्ति को नहीं केंद्र में रखा। ठीक है, तो इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, और अध्याय की संख्या बहुत है। अब 11-11 अध्याय आप बांट दीजिएगा तो बहुत परेशानी होगी, तो व्यवहारिक परेशानी है कि नहीं, तो अध्याय की संख्या अधिक थी। तो इसके इन दोनों बिंदुओं के कारण क्या होता है, ग्रियर्सन के काल विभाजन का क्या होता है, आलोचना की जाती है। लेकिन ध्यान रहे, काल विभाजन का प्रथम प्रयास तो कम से कम ग्रियर्सन महोदय ने किया। तो इसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि ग्रियर्सन महोदय ने कितने कालखंडों में बांटा, 11। अब देखिए महत्वपूर्ण कौन सा है, सबसे पहला जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रश्न आता है कि आदिकाल को क्या नाम दिया, तो चारण काल नाम दिया, और उसका समय क्या रखा, 700 से 1300 ईस्वी। दोनों चीजें परीक्षा में पूछी जाती है कि आदिकाल का नामकरण चारण काल किसने किया, तो ग्रियर्सन ने किया, और चारण आदिकाल का समय सीमा क्या बताया ग्रियर्सन ने, 700 से 1300 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद दूसरा खंड जो है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी को केंद्र में रखा, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर तुलसी को केंद्र में रखा, मुगल दरबार, देखिए मुगल दरबार है, फिर तुलसी को केंद्र में रखा, और बाद में कहेंगे तुलसी के परिवर्ती कवि, बीच में है रीति काव्य। दूसरा प्रश्न देखिए, पहला तो आदिकाल को ग्रियर्सन ने क्या कह दिया, चारण काल, और रीति काल को ग्रियर्सन ने क्या कह दिया, रीति काव्य। सभी बिंदु परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रीति काल को क्या कहा इन्होंने, रीति काव्य। और अभी मैंने आपको बताया था कि फिर देखिए कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासक को केंद्र में रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो कोई एक साहित्यिक प्रवृत्ति तो नहीं अपनाई इन्होंने। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 11 कालखंडों में बांट दिया। अब देखिए सबसे पहला वही मैंने आपको बता दिया कि चारण काल का। अब चारण काल के अंतर्गत इन्होंने 9 कवियों को शामिल किया है। अब यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रियर्सन ने निम्नलिखित में से किस कवि को चारण काल में शामिल नहीं किया। स्पष्ट है, तो देखिए टोटल कितने कवियों को शामिल किया आदिकाल में, यानी चारण काल में 9 कवियों को। ठीक है, और इसका ट्रिक आप देख रहे होंगे यहाँ पे, पीसीएस से जाके मिल। देखिए मैंने ट्रिक भी बनाया आपको, अगर आपको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए पीसीएस, तो पी फॉर क्या हो गया, पुष्य कवि नहीं हो गया, पी फॉर हो गया पुष्य कवि, पुष्य कवि हो गया। सी फॉर क्या हो गया, सी फॉर हो गया चंद, पीसीएस, और एस से हो गया सारंगधर। सबका नाम तो आपको पहले से ही याद है, सिर्फ आपको पता रहना चाहिए कि कौन कौन किस किस चारण काल में कौन से 9 कवि हैं। तो पीसीएस में कौन हो गए, पी फॉर हो गया पुष्य, सी फॉर हो गया चंद, और एस फॉर हो गया सारंगधर। ठीक है, और देखिए जे से कौन कौन है, जे से है कौन, जगनिक और जोधराज, जगनिक और जोधराज, है कि नहीं। और फिर ए से है कौन, अनन्यदास, अनन्यदास, और के से हैं 3, के से कौन कौन 3 है, केदार, केदार, कुमारपाल, केदार हो गए, कुमारपाल हो गए, और उधर हुए खुमाण। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हो गया, पीसीएस से को नहीं काउंट करेंगे, पीसीएस से जाके मिल हो गया। तो 9 के 9 कवियों को का नाम याद हो गया। अब मान लीजिए कि कोई कवि का नाम एल से शुरू हो गया है, किसी कवि का नाम टी से शुरू हो गया है, एग्जाम्पल में आपको ये भी याद नहीं कि किसका किसका क्या नाम है, लेकिन अगर आपको याद है पीसीएस से जाके मिल, तो के और टी तो आप पहले नहीं छांट लेंगे। तो कम से कम इस तरीके से आप याद रखें, बहुत सारे तथ्य हैं, आप अपने तरीके से ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आप देखिए ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया, ध्यान रखिएगा, केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया ग्रियर्सन ने, और नामकरण का कोई स्पष्ट आधार नहीं था। आप देख पा रहे होंगे नामकरण का कोई स्पष्ट आधार इनका नहीं है। अब देखिए अब आते हैं हमारे मिश्र बंधु, और मिश्र बंधु की कृति क्या है, मिश्र बंधु विनोद, प्रकाशन वर्ष क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय 1913 और
चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी। इनका एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? हिंदी नवरत्न, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1910 ईस्वी। इसके साथ साथ मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल हैं? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अब देखिए मिश्र बंधुओं ने जो काल विभाजन किया है, हिंदी साहित्य को इन्होंने 5 भागों में बांट दिया। पहला याद रखिए ग्रियर्सन ने 11 भागों में बांटा, ताशी और सेंगर में कोई प्रयास ही नहीं किया, ठीक है। तो इन्होंने कितने भागों में बांट दिया? देखिए स्पष्ट तौर पर 5, और फिर 5 भागों में बांटा, और टोटल जो है 8 भागों में बांटा है, ठीक है। देखिए 5 यहाँ दिख पा रहे होंगे, आरंभिक काल या प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, और एक और है वर्तमान काल। ओके, वर्तमान काल। अब देखिए इसको भी 2 भागों में बांट दिया है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया, 2 4 6 और 7 और 8, कुल 8 हो गए कि नहीं। अब देखिए प्रश्न क्या क्या आता है? मिश्र बंधुओं ने आदि काल का क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने रीति काल का क्या नाम दिया? तो अलंकृत काल। ये दोनों प्रश्न पूछा जाता है। फिर देखिए अनावश्यक रूप से परिवर्तन काल इन्होंने दिया, जिसकी आलोचना लगभग सभी साहित्य इतिहास ग्रंथकार करते हैं, ठीक है। तो देखिए यही स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि आरंभिक काल और प्रारंभिक काल कहा जाता है, जिसको पूर्व और उत्तर में बांट दिया। माध्यमिक काल में उत्तर और प्रौढ़ में बांटा, ये ध्यान देंगे। देखिए यहाँ है पूर्व उत्तर, यहाँ भी है पूर्व उत्तर, अलंकृत काल को भी, लेकिन इसमें पूर्व और प्रौढ़ है दिया हुआ, ठीक है। फिर देखिए परिवर्तन काल है, फिर है वर्तमान काल। तो टोटल हो गए हैं 8, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग मिश्र बंधु के आलोचना की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया कि काल विभाजन का कोई सुस्पष्ट प्रयास नहीं किया, और इसकी आलोचना भी रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। देखिए कि सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर, अभी आपने पढ़ा ना, पूर्व प्रारंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल, इसकी आलोचना कर रहे हैं आचार्य शुक्ल जी। क्या कर रहे हैं कि सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर, आदि में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ये आचार्य शुक्ल का कथन है और परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। ये किसका कथन है? इसकी आलोचना में है। उसके बाद देखिए काल विभाजन ने कोई सुस्पष्ट प्रयास नहीं किया, मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया। और कालखंड के नामकरण की पद्धति भी इनकी एक जैसी नहीं है, जिसकी आलोचना की जाती है। तो हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सा। हमने पढ़ा कि ताशी और शिवसेंगर ने कोई प्रयास ही नहीं किया। फिर ग्रियर्सन ने 11 भागों में बांटा, आदिकाल को चरण काल कहा और रीतिकाल को रीति काव्य कहा। फिर हमने पढ़ा अभी मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा आदिकाल को, और क्या कहा? अलंकृत काल का रीतिकाल को। और उसकी आलोचना रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आंख मूंद कर मध्य आदि और उत्तर पूर्व में बांट देना, ये इसको क्या कहेंगे? इसको इतिहास में हम लोग शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने वाली बात है, अब आते हैं असली हीरो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। परम पूजनीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनके साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम आप जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, 1929 में प्रकाशित हुआ, ठीक है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी के विकास के नाम से प्रकाशित हुआ। तो आप देखिए इनका काल विभाजन सर्वमान्य है। सबसे पहला इन्होंने बांटा, दोहरी नाम पद्धति अपनाई है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, एक एक करके सब पर चर्चा हम करेंगे, ठीक है। अब देखिए आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल। पूर्व मध्यकाल को कहा भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को कहा रीतिकाल और आधुनिक काल को कहा गद्य काल। समय सीमा देखिए, आदिकाल की समय सीमा क्या है? 1050 से 1375 ईस्वी। भक्ति काल की 1375 से 1700, रीतिकाल की 1700 1900 और 1900 से 1984 या अब तक आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो देखिए वीरगाथा काल जो इन्होंने नाम दिया, तो बड़ी आलोचना हुई। आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आलोचना कर दी कि इसको कैसे वीरगाथा काल कहेंगे, इसमें बहुत सारे ग्रंथ जो लिए गए हैं वो क्या है? अप्रमाणिक हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो वीरगाथा काल जो इन्होंने कहा, किस बेसिस पे कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या बड़े ही रिसर्च करके आते हैं अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में, ठीक है। तो उन्होंने जो वीरगाथा काल की आधारभूत रचनाएं बनाई है, उसमें 12 रचनाओं के आधार पर कहा कि हम आदिकाल को वीरगाथा काल कहेंगे। आप पूछा क्यों कहिएगा, तो हम इन 12 रचनाओं को आपको आधार दे रहे हैं कि ये 12 रचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए इसमें टोटल अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं और देश भाषा की 8, और 8 और 4 कितना हो गया? हमको जोड़ने भी नहीं आ रहा है, जो भी हो गया वो है, ठीक है। तो आप देखिए अपभ्रंश की रचनाओं में कौन कौन से साहित्य इतिहास ग्रंथ को शामिल किया? हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। 4 अपभ्रंश के हो गए। अच्छा लेखक का नाम आप जानते ही हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कीर्तिलता और कीर्तिलता पताका कौन है? विद्यापति, है कि नहीं? विजयपाल रासो नल्ल सिंह, हम्मीर रासो सारंगधर, है कि नहीं? तो 4 हो गए कौन? अपभ्रंश के, और 8 हो गए कौन?
देश भाषा काव्य के। अब देश भाषा काव्य में कौन कौन से आ रहा है? पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, बिसलदेव रासो, नरपति नाल, परमाल रासो, जगनिक, खुमान रासो, दलपति विजय, जयमंग जसचंद्रिका, मधुकर कवि, जयचंद्र प्रकाश, पदावली और खुसरों की पहेलियां, इन 8 ग्रंथों को शामिल किया। अच्छा, स्पष्ट तौर पे आप देख पा रहे होंगे इन चारों का मैंने ट्रिक बनाया है, आप अपनी भाषा में ट्रिक बना पाते हैं। विजय हक, ठीक है, विजय से विजयपाल रासो, ह से हम्मी रासो, क से कीर्तिलता कीर्ति पताका, विजय हक हो गया अपभ्रंश के 4। और उसके बाद देखिए पृथ्वी पर खूब जय, 8 जो देश भाषा है उसका ट्रिक मैंने क्या बताया? पृथ्वी पर खूब जय। अब देखिए पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, जयमंग जसचंद्रिका और कौन है? जयचंद्र प्रकाश, ठीक है। उसके बाद पर से क्या हो गया? पदावली भी है, पदावली और परमाल रासो, परमाल रासो। अगर आप याद रखना चाहेंगे तो इस तरीके से याद रखते हैं, पृथ्वी पर खूब जय, और 8 रचना इसमें आ जाती है, ठीक है। और पी से खुसरो की पहेलियां भी आती है, ख से खुसरो भी याद रखते हैं आप, ख से खुसरो, ख से खुमान रासो, ख से खुमान रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो, इन सभी ग्रंथों के आधार पर आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? वीरगाथा काल। बढ़ते हैं आगे की ओर। और अच्छा देखिए, भक्ति काल का विभाजन किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700, ठीक है, याद रखेंगे, विक्रम संवत में है ये। अब देखिए भक्ति काल को इन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण को भी 2 भागों में बांटा, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण को बांटा संत काव्य और सूफी काव्य में। याद ध्यान रखने की क्या है कि काल विभाजन का जो आधार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसमें क्या है? 2 चीजों को इन्होंने ध्यान रखा, एक तो उस काल की क्या प्रधान प्रवृत्ति है और ग्रंथों की प्रसिद्धि। मतलब जो काल विभाजन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसका आधार क्या क्या बताया? एक बताया कि उस काल का जो प्रधान प्रवृत्ति होगा उसको मैंने आधार माना, और उस काल में जो ग्रंथ की रचना हुई होगी, देखिए ग्रंथों की प्रसिद्धि, जो ग्रंथ प्रसिद्ध है, इस 2 बेसिस पर मैंने क्या किया है? नामकरण किया है। तो नामकरण का आधार भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम पढ़ चुके हैं आदिकाल, भक्तिकाल। अब आते हैं हम लोग कहाँ? आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर ही है रीतिकाल। अब देखिए रीतिकाल में शुक्ल जी ने रीतिकाल का कोई विभाजन नहीं किया। विक्रम संवत 1700 से 1900, इसका याद रखेंगे, विक्रम संवत 1700 से 1900 इसका समय से निर्धारित किया गया है। ग्रियर्सन ने रीतिकाल को रीतिकाव्य कहा, अभी हम पढ़ चुके हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, अभी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ रहे हैं रीतिकाल पर। रीतिकाल का विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया। रीतिकाल का विभाजन किसने किया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 3 भागों में बांट दिया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। और आप जानते होंगे रीतिबद्ध वगैरह में कौन कौन शामिल होते हैं, आपको याद है? केशव, सेनापति, मतिराम, भूषण, ये सब कवि किसमें शामिल होते हैं? पद्मकर। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से कवि कौन है? रीतिबद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन से कवि रीति मुक्त हैं? अब देखिए रीतिबद्ध में एक ही नाम सबसे बड़ा, बिहारी, देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर, ठीक है। उसके बाद है कौन? रीति मुक्त। और रीति मुक्त में कौन? 4 नाम, घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर, ठीक है। मैंने ऐसे ही आपको बता दिया कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि घनानंद किस रीतिकाल के किस खंड से आते हैं, ठीक है, तो रीति मुक्त से आते हैं। ये आप याद रखेंगे कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को 3 भागों में बांट दिया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ओके। यात्रा बढ़ते हैं आगे की ओर। अब हम पढ़ चुके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, निर्गुण सगुण, फिर ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय, संत काव्य सूफी काव्य। फिर रीतिकाल का विभाजन नहीं किया, विश्वनाथ प्रसाद ने किया, रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध। अब आ गए आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? गद्य काल कहा, ठीक है। और गद्य और पद्य दोनों का जो इन्होंने विभाजन किया, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रथम उत्थान का समय क्या था? 1925 से 1950 विक्रम संवत। फिर 1950 से 75 द्वितीय उत्थान विक्रम संवत, और 75 से अब तक तृतीय उत्थान। तो तीनों का जो है आप काल याद रखेंगे, 25 50 50 75 75 से अब तक, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, और परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है ये प्रश्न, ठीक है। आधुनिक काल को बांट दिया इन्होंने। चलिए आप फिर से चलते हैं अपनी यात्रा लेकर, हम वहां कहाँ? काल विभाजन पर। हम पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, मैंने विस्तार से आपको बताया। यहां पर चलते हैं, अब आते हैं हम किसके पास? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गया, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मिश्र बंधु, है कि नहीं? मिश्र बंधु ने का काल विभाजन पढ़ चुके। अब हम आ रहे हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के पास, और आप देख पा रहे होंगे 5 भागों में बांट दिया। अभी तक पढ़े कि ग्रियर्सन ने
ग्रेडसन के काल विभाजन पढ़ा ना आपने, कितने भागों में बांटा, 11। फिर आप आ गए किसके पास, मिस्र बंधुओं के पास, ठीक है। तो मिस्र बंधु ने टोटल 8 भाग कर दिया इसका, मिस्र बंधु ने टोटल 8। फिर आचार्य शुक्ल जी ने कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा। अब देखिए राम कुमार वर्मा के पास आ रहे हैं, वर्मा जी ने कितने भागों में बांट दिया है, 5 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब देखिए वर्मा जी ने क्या किया, संधिकाल और चरणकाल कहा आदिकाल को, तो स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे आदिकाल और संधिकाल। और ध्यान देने योग्य बात क्या है कि भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जस का तस है, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, चेंज कहाँ पर है, यहीं पर है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से अलग जो है यही है। तो संधिकाल और चरणकाल का समय भी याद रखना है, विक्रम संवत 750 से 1000 और 1000 से 1375 आप देख पा रहे होंगे। और फिर यहाँ से तो रीतिकाल और आधुनिक काल हो ही गया, ठीक है, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखेंगे, संधिकाल और चरणकाल का राम कुमार वर्मा ने, और समय याद रखेंगे। उसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त जी। गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल में बांट दिया। समय सीमा याद रखेंगे 1184, 1350, 1350 से 1600, 1857, 1857 से अब तक, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हैं नामकरण में सबसे बड़ा नाम, हिंदी साहित्य के संपादक हैं, और कौन है, संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। और इन्होंने जो काल विभाजन किया है, इन्होंने भी 4 भागों में बांटा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनमें देखिए आधुनिक काल है। तो हम शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। आदिकाल का नामकरण क्या किया इन्होंने, कब से कब तक माना, 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर भक्ति काल को माना 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक, ठीक है, 1350 से 1650, ठीक है। और रीति काल को माना 17वीं सदी से के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक, और आधुनिक काल को माना 19वीं शती के मध्य से अब तक। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, प्रश्न आता है कि भारतेंदु काल को क्या नाम दिया इन्होंने, और द्विवेदी काल को क्या नाम दिया। समय तो आप जानते हैं 1857 से 1900 और 1900 से 1918। तो देखिए भारतेंदु काल को क्या कहा इन्होंने, पुनर्जागरण काल कहा। नगेंद्र ने भारतेंदु युग को क्या कहा, पुनर्जागरण काल कहा, और द्विवेदी युग को क्या कहा, जागरण सुधार काल कहा, ठीक है, जागरण सुधार काल। उसके बाद जानते हैं छायावाद और छायावाद उत्तर काल आता है, ठीक है। फिर प्रगतिवाद और प्रयोगवाद और नवलेखन काल। तो नगेंद्र का काल विभाजन में क्या क्या महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु युग को क्या कहा, पुनर्जागरण काल कहा, द्विवेदी युग को क्या कहा, जागरण सुधार काल कहा, ठीक है। और आगे आते हैं हम लोग डॉक्टर बच्चन सिंह के पास आते हैं। आप देखिए बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कह दिया है, देखिए स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं, अपभ्रंश काल इन्होंने कहा। बच्चन सिंह ने आदिकाल को क्या कहा, अपभ्रंश काल कहा। फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आज का हमारा टॉपिक था हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। आप स्पष्ट तौर से आपका रिवीजन हो रहा होगा, किताबों की जगह कुछ भी नहीं है, आप किताबों का स्वाध्याय भी करिए और उसके साथ साथ आप वीडियोस देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।